हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? चलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? हाँ, पार सर की शायद तबीयत थोड़ी खराब थी, तो इसलिए पार सर जो है वो क्लास नहीं ले रहे। आज मैं क्लास ले रहा हूं। चलिए, एकदम बढ़िया, मस्त। हम भी बढ़िया है, मस्त मजे में। चलो तो करें क्लास की शुरुआत। हाँ भाई, चलो तो आज की क्लास में हमें क्या है पढ़ना? आज की क्लास में क्या है हमने पढ़ना? आज की क्लास में हम प्रिज्म की शुरुआत करना चाहेंगे और साथ ही साथ लेंस पर बची भी बातें करेंगे, लेंस और दर्पण के संयोजन पर भी बातें करेंगे और प्रिज्म को हम आज की क्लास में शुरुआत करना चाहेंगे। चलो तो करें क्लास की शुरुआत मस्त मजे में। हाँ, टेलीग्राम चैनल हमने नया बना दिया है, तो एक बच्चे ने भी लिंक भी शेयर करी थी। आप टेलीग्राम पे आप जाके आप सर्च कर सकते हो, एसपी सर फिजिक्स सर्च करोगे तो आ जाएगा। आज 7:30 पर क्लास होगी, नहीं आज 7:30 पर क्लास नहीं होगी, आज 4 बजे ही क्लास होगी आप लोगों की। तो 4 बजे से हमारी वाली क्लास चलेगी 4:30 मतलब 5:30 बजे तक, जो रेगुलर टाइम होता है। और उसके बाद में केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो केमिस्ट्री वाले सर आपकी क्लास थोड़ी लंबी ले सकते हैं। चलो भाई, कल का रिवीजन नहीं किया, लेकिन कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे काफी सारे होमवर्क में, वही डिस्कस करूंगा मैं आज की क्लास में। चलो करें क्लास की शुरुआत। पिछले टेस्ट कैसे रिवाइज करें? आप पिछले टेस्ट खोलकर रिवाइज कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल अभी करेंगे हम क्लास में। चलो हाँ, करें क्लास की। बायो की क्लास नहीं, आज बायो की क्लास नहीं होगी आपकी, आज फिजिक्स की और इसके बाद में केमिस्ट्री की क्लास होगी। चलो भाई, तो हमने पिछली क्लास में आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, वही सारे डिस्कस करना है अभी की क्लास में। हम मेनली मतलब आज की क्लास का जो मैक्सिमम हिस्सा होगा, मतलब स्टार्टिंग आधे घंटे या 40 मिनट के करीब, 40-45 मिनट के करीब में, उसमें हमें जो पिछली क्लास में हमने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे वही डिस्कस होंगे सारे। ठीक है, चलो तो करते क्लास की शुरुआत। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनसे शुरुआत करते। ये एक और नया क्वेश्चन है, शायद ये मैंने 2009 का क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया था क्या? ये वाला क्वेश्चन हमने शायद नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन को भी हमें करना होगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं हम। इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत कर देते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसका अपवर्तनांक 3/2 है और हवा में 2.5 डायोप्टर की क्षमता रखता है, इसे 2 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाता है, तो लेंस की नई क्षमता क्या होगी? लेंस की नई क्षमता क्या होगी, ये पता करना है ना। और उत्तल दर्पण, अरे गलत लिखा हुआ ना, उत्तल लेंस लिखा हुआ है यहाँ पे ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लो पहले। यहाँ पे उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक जो है वह 3/2 है। ठीक है, और इसकी क्षमता है 1.5। और इसके बाद में साथ ही साथ हमें यहां पर 2 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाता है, तब लेंस की नई क्षमता क्या होगी ये पता करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से एक बार बताओ भाई, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार बताएंगे, जल्दी से सॉल्व करो, जवाब बताओ इस क्वेश्चन का। डेढ़ आएगा, ए आएगा, 1.25 आएगा। चलिए,
कैसे करेंगे पहले तो ये देख लेते। हमारे पास कौन सा लेंस है सर? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है सर? सर उत्तल लेंस तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ओहो हो, हवा में इसकी क्षमता 2.5 डायप्टर है सर। अच्छा देखो, क्या पहले तो आप ये समझ सकते हो कि इसका आंसर जो लोग 3 और 4 बता रहे, जो लोग 1 और 2 बता रहे, पहले तो ये बता दो कि क्या अगर एक उत्तल लेंस है उसमें 2.5 डायप्टर अगर इसकी क्षमता है और इसका अपवर्तनांक 1.5 था और इसे 2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखेंगे, तो यह क्या एक अवतल लेंस के भांति व्यवहार करने लग जाएगा? मतलब 4 और 3 आंसर पॉसिबल नहीं होने चाहिए। देखो भैया, जो 3 और 4 बता रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले ये पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसी पर बेस सवाल है। क्या डिस्कस किया था हमने पिछली क्लासेस में? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर f की वैल्यू रखेंगे तो f होता है r/2 म्यू माइनस 1। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि म्यू जो होगा, म्यू अगर लेंस का कम हो जाए माध्यम से तो यहां पर यही लेंस होगा, लेकिन इसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर दूर जाएंगी। यहां पर इसकी शक्ति और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। शक्ति और फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। याद आया कुछ कुछ? अरे बोल प्यारे, याद आया कुछ कुछ? तो यहां पर 3 और 4 तो नहीं हो सकता। अब एक बार हम फिर भी पूरा सॉल्व करके आपको देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर पहले केस नंबर 1 में हमारे पास माध्यम जो है वो तो वायु है। तो हमें पता है सर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? F बराबर होगा r/2 म्यू माइनस 1। अगर आप SP स्टार लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है। तो आप यहां से सॉल्व करे बिना भी लिख सकते हो, F बराबर R हो जाएगा। F बराबर R हो जाएगा। क्यों निकालनी पड़ रही है R की वैल्यू? क्योंकि जब हम अगला पार्ट लेंगे या दूसरी तरफ से कैलकुलेशन करना चाहेंगे, केस नंबर 1 था, अगर हम केस नंबर 2 लेंगे जिसमें हमने माध्यम में इस लेंस को डुबा दिया, तो उस कंडीशन में F लिखेंगे हम r/2। अच्छा, अब यहां पर लिखना पड़ेगा हमें लेंस का अपवर्तनांक बटे में माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें R की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष कितना हो जाएगा? लेंस का है सर 3/2, माध्यम का है सर 2, तो हो जाएगा 3/4। वैल्यू रखो, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। तो r/2 3/4 माइनस 1 करोगे तो 3/4 में से 1 जाएगा, माइनस का 1/4 बचेगा मेरे प्यारे। क्या बचेगा? माइनस का 1/4 बचेगा। 2 इंटू माइनस का 1/4, 4 पलटी खा के ऊपर जाएगा तो 4/2 या -2r आ जाएगा। देख माइनस आया माइनस, आना भी चाहिए था माइनस, आना भी चाहिए था माइनस। ठीक है, क्लियर है कहानी? जुगनू क्या कमेंट किया है इस लड़के ने, है ना? पर्सनल कमेंट यहां कर दिया आके, वाह। चलिए, अब ये -2r होगा, -2r होगा। तो अब आगे सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। क्या कि अगर सर पहले फोकल लेंथ r के बराबर थी, अब फोकल लेंथ f' जो है वह हमने 2r बोल दिया, मतलब फोकल लेंथ दुगनी हो गई है। फोकल लेंथ दुगनी हो गई है तो शक्ति आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी तो मतलब 2.5 की आधी 2.5/2 हो जाएगी, है ना? क्या बोल रहा हूं मैं कि पहले अगर चाहो तो लिख लो, है ना, कि अगर पहले पावर p थी, फोकल लेंथ f थी, अब पावर p' क्या होगी? f' फोकल लेंथ जो है वो 2f हो गई है, तो पावर p' जो हो जाएगी वो p/2 हो जाएगी, p/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्लियर है मामला? चलो, आ गया समझ में सभी को? आगे बढ़े। अगला सवाल, हाँ भाई, अगला सवाल, एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसे एक, हाँ आज की क्लास में केवल क्वेश्चन ही होंगे ना, तो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने कल के होमवर्क में दिया था आपको, ये एग्जैक्ट। अच्छा भाई बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? कितनों ने सॉल्व किया? कितनों ने सॉल्व किया? बैच 2 वाले बच्चों
है ना। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा कि अब तो बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, तुम्हें क्लासेस अटेंड करते हुए थोड़ा सा जाग जाओ, आंसर कर दिया करो कभी कभी। 3 आएगा। चलो 99% बच्चे 3 बोल रहे, देखते हैं क्या 3 ही आंसर होगा। हमें बोला है कि द्वितल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि इसके एक पृष्ठीय वक्रो त्रिज्या दूसरे से दुगनी है। पृष्ठीय वक्रता त्रिज्या लिखना चाहिए था ना, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन वक्रता त्रिज्या दूसरे से दुगनी है। मतलब क्या हुआ कि R1 जो है वो दुगनी है R2 से, और अपवर्तनांक 1.5 है। अब आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी, तो पहली दूसरे की दुगनी है। अच्छा सर सभी में दुगना है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके सर, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला है 1/f बराबर होगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/1 सॉल्व करो, लगाओ पता आंसर का। तो सर यहाँ पर एफ की वैल्यू दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो 1/25 बराबर होगा म्यू की वैल्यू थी 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 की जगह लगता है 1/2r2 माइनस R2। ओए सर ये क्या होगी, ये कैसी होगी। लेंस में हमें पता है सर कि R1 तो पॉजिटिव में होता है लेकिन R2 नेगेटिव में होता है। R2 कैसा होता है, नेगेटिव में होता है, R2 नेगेटिव में होता है। बस अब लगाओ आंसर, क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/25 बराबर होगा 1/1.5 में से 1 गया, आधा बचा, ये हो जाएगा 1/2R2 प्लस 1/R2। एलसीएम लोगे तो 2R2 आ जाएगा, तो 1/25 बराबर होगा सर 1/2 और यहां पर होगा 2R2 और यहां पर हो जाएगा 3। अब करो सॉल्व, बताओ आंसर, करो सॉल्व, बताओ आंसर। तो यहां पर R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 25/4, मतलब 75/4। कितना आएगा, ये कितना आएगा सर, सर ये आ जाएगा 18.75 आ रहा है कि 18.75 आ रहा है क्या, ये है ठीक है। हाँ 18.75, ये R2 आया, इसी का डबल कर दो तो R1 आ जाएगा, मतलब 3rd इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा नहीं सर ये तो आपका R2 हो गया, ये तो R1, कोई नहीं, 1 2 में उसने नहीं बोला कि ये 1 है वो 2 है, कोई भी आंसर हो सकता है ना, मतलब ये उल्टा भी लिखा होता तो भी सही आंसर होता। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। हाँ भाई, नीट 2021 का एक और बेहतरीन सा सवाल है ना, ये बेहतरीन सा भयंकर सवाल अब हम करते हैं। ये सवाल एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पर निर्भर कर रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अच्छा ये एक दर्पण है। देखो इसमें कोई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस का सवाल, कॉमन सेंस का जवाब। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। अच्छा, यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह आपको बताना है। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा ये आपको बताना है, कहां बनेगा अंतिम प्रतिबिंब। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर सर मेरे पास अगर 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनता 60 सेंटीमीटर पर। कहां बनता सर, एग्जैक्ट 60 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनता। लेकिन सर अब बीच में दर्पण आ गया, बीच में क्या गया, दर्पण आ गया। तो मतलब सर दर्पण के लिए कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, दर्पण के लिए अगर मैं देखूंगा तो दर्पण के लिए ऐसा हो जाएगा कि कुछ प्रकाश किरणें दर्पण की ओर आ रही है जो पीछे प्रतिबिंब बनाना चाह रही है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दर्पण क्या करेगा सर, दर्पण के लिए तो आसान सी बात है, 20 सेंटीमीटर आगे वस्तु है तो प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पीछे होगा। अब प्रतिबिंब आभासी है जो 20 सेंटीमीटर पीछे है तो उसका प्रतिबिंब आगे बन जाएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब आगे बन जाएगा 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो सर ये 20 सेंटीमीटर हुआ तो यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा।
तो अब आपको बताना है लेंस से समतल दर्पण से। तो ये मजेदार बात सर, लेंस से भी 20 है, दर्पण से भी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से यह आभासी प्रतिबिंब होगा। अब आपको यह चुनना है कि इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा या वास्तविक होगा। यही है कसौटी जिंदगी की इस सवाल में। क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा? अच्छा, अब इसमें कई जगहों पर इसका जो वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है और कई जगहों पर इसका आंसर दे रखा है वो दिया हुआ है आभासी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आंसर जो होना चाहिए वो वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि देखना यार, तो अपनी खुद की आंखों से देख ले। यहां पर लाइट जाएगी, इसमें से निकलेगी, यहां से लाइट जाएगी, इसमें से निकलेगी। ओके, यहां से लाइट जो है सर वो यहां पर टकराती, यहां पर मिलती, लेकिन अब क्या होगा सर, यहां तक जाएगी और टकरा कर सर ये वापस इस तरफ आ जाएगी। और ये वाली लाइट जो है सर वो टकराएगी और टकरा कर यहां पर कहीं प्रतिबिंब बनाती, ये भी प्रतिबिंब बनाने जाती, लेकिन ये भी टकराएगी और टकराने के बाद में सर यहां पर कहीं अल्टीमेटली प्रतिबिंब बना देंगी ये। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है सर? ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक में क्या होता है? प्रकाश किरण वास्तविकता में मिलती है, तो वास्तविकता में मिल रही है। 110% बात है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, है ना? लोग बोलते हैं सर आभासी बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे दिमाग में ये बात बिठा रखी है कि हमारे पास जो समतल दर्पण होगा वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। नहीं मेरे प्यारे, समतल दर्पण जो होगा वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर आभासी वस्तु होगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर वास्तविक वस्तु होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है मामला? अरे बोलो प्यारे, आया कुछ समझ में? आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, ये जो क्या आभासी वस्तु होगी, इसके लिए ये दर्पण के लिए आभासी वस्तु होगी। यहाँ पे वास्तविकता वस्तु नहीं, यहाँ पे प्रकाश किरणें आकर मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनाएगा। चलिए, हाँ आंसर डी, वही क्या मैं बोल रहा हूं, आंसर डी होगा। आपने कहीं पर देखा होगा या कहीं पर आपने पढ़ा होगा आंसर डी होगा, लेकिन आंसर जो सही होना चाहिए वो ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर तो नहीं हमने डाला, नीट 2020 का क्वेश्चन बोल रहे थे। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा कल हो गए थे? नहीं, इस प्रकार के दूसरे क्वेश्चन हमने करे थे। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर। अच्छा, ये वाला जो अभी हम टॉपिक कर रहे हैं, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नीट में इसमें हर साल सवाल आते हैं, हर साल सवाल आता है ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन में बोला कि समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस बी रखे हैं। अच्छा, फिर बोला है कि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर भी समांतर हो जाते, तो डी की दूरी क्या होगी? डी की दूरी क्या होगी? तो क्या है सर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दूरी है और ए है और बी जो है वो अवतल है। तो देखो, अगर यहां पर से समांतर प्रकाश पुंज आ रही है और वो समांतर ही निकल जाए, यहां से आए, ये एक दूसरे के समांतर आए और समांतर ही निकल जाए, तो सर देखो समांतर निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है कि यहां से जो लाइट आ रही होगी ना, यहां से जो लाइट आ रही होगी वो लाइट जो है वह इसके फोकस पर मिलती हुई नजर आए, इसके फोकस पर मिलती हुई नजर आए। और यहां से अगर समांतर आ रही तो वह अल्टीमेटली इसके फोकस पर मिल रही होगी। तो होगा क्या, यहां से लाइट जाएगी, ये लाइट जो है उसका फोकस यहां पर होना चाहिए, तो ये लाइट यहां तक जाएगी और उसके बाद में अगर इसका फोकस होगा तो इसके समांतर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका फोकस ही होगा और ये टोटल मतलब यहां से ये दूरी जो होगी, ये वाला फोकस बिंदु है सर, तो ये वाली दूरी जो होगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इजी क्वेश्चन। चल, हाँ, इसी प्रकार का ये
AIPMT 2012 में भी सवाल था। देखो बस यही दिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, सवाल रिपीट हुए और इसी कंसेप्ट पे बहुत बार सवाल आए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम कंसेप्ट पे सवाल है। हमें बोला है F1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण और F2 फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मध्य दूरी d है। अच्छा, अनंत से आती हुई एक प्रकाश पुंज उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण के संयोजन पर टकराती है और अपने मार्ग पर अनंत पर वापस लौट जाती है, तो d का मान क्या होगा। तो क्या बोला है सर, यहां पर मेरे पास जो दर्पण है, दर्पण जो है उसकी फोकल लेंथ F1 है और जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ F2 है। ये फोकल लेंथ F2 है। तो यहां से अगर समांतर प्रकाश किरणें आई और वो अगर ऐसी की ऐसी टकराए, अब देखो अगर समांतर आई है और समांतर ही जाना है, समांतर आई है और समांतर ही जाना है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए लाइट जो है वो इसके C से गुजरे, इसके C से गुजरे, मतलब ये दूरी जो हो जाएगी वो 2, इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी दूरी F2 है, 2F1 हो जाएगी। क्यों सर, क्योंकि अगर लाइट, हमें पता है सर, अगर एक दर्पण है और लाइट जो है उसके C पर से गुजर रही है तो टकरा कर वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी, C से गुजरेगी तो टकरा कर वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी, तभी वो अपना पथ जो है वो यहां से ऐसी है कि टकराएगी, टकरा कर ऐसे कैसे निकल जाएगी और अपने पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये दूरी जो है 2F1 है और ये वाली दूरी तो F2 होगी, तो टोटल दूरी हो जाएगी 2F1 प्लस F2, 2F1 प्लस F2। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है, एक और आंसर पॉसिबल है, कोई बता सकता है? एक और आंसर पॉसिबल है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है, इस क्वेश्चन का एक और आंसर पॉसिबल है F2। अगर F2 के बराबर दूरी रख दी जाए, नहीं चार ऑप्शन में नहीं है वो, F2 के बराबर दूरी रख दी जाए तो भी सेम कंडीशन होगी। कैसे, देखो अगर मान के चलो हमारे पास ये लेंस है और ये दर्पण है, यहां से समांतर प्रकाश किरणें आई, टकराई और टकराने के बाद में ये यहां पर मिल जाए, तो सर हमें पता है एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, ये यहां पर जाएगी और वापस समांतर निकल जाएगी। तो ये दूरी अगर F1 के या सॉरी F2 के बराबर हो जाए, ये वाली दूरी, मतलब ये लेंस का फोकस इस दर्पण पर आ जाए, इस लेंस का ये फोकस इस दर्पण पर आ जाए, तो सर लाइट आएंगी, टकराएंगी, ये इधर ऊपर वाली आएंगी, टकराएंगी, टकराकर नीचे चले जाएंगी, नीचे वाली आएंगी, टकराकर ऊपर चले जाएगी और ये वापस से अपने पथ पर निकल जाएगी। क्या ये कहानी चमकती है सभी को, है ना? दोनों कंडीशन पॉसिबल है। याली कंडीशन के लिए ऑप्शन नहीं था, याला कंडीशन कौन सी इस कंडीशन के लिए ऑप्शन है, तो मतलब वही यही बात पूछना चाह रहा है हमसे। अरे बोल प्यारे, हाँ या ना, क्लियर है मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना? ओके, नीट 2015 का सवाल, यह सवाल भी इसी प्रकार का एक सवाल हमने पिछली क्लास में करा था, है ना? हमने जो करा था वो शायद अच्छा वाला क्वेश्चन मैंने हटा दिया। हाँ, उसमें भी हमें फोकल लेंथ निकालनी थी, 3F/2 हमारा उसका कल का शायद आंसर आया था। चल, अब यहां पर इसमें एक और मजेदार सवाल है, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास दो सर्वसम पतले सम उत्तल लेंस, ओके सर, सम उत्तल लेंस, ऐसे लेंस है, सम उत्तल लेंस, प्रत्येक का अपवर्तनांक 1.5। अच्छा, ये जब भी अपवर्तनांक 1.5 देता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको भी बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि सर 1.5 अपवर्तनांक देगा मतलब मेरे को आधा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास एसपी स्टार है। तथा प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी, आधे की फोकस दूरी तो सर 40 सेंटीमीटर होगी जाएगी, है ना? ओके, क्यों? क्योंकि यह आधा लेंस है। इनको इस प्रकार रखा गया है कि इनके उत्तल पृष्ठ केंद्र पर है, एक दूसरे के संपर्क में है, मतलब कि सर ऐसा कुछ रखा है इसने कि एक और इसके जैसा ही है, एक और इसके जैसा ही है,
लेकिन सर ये जो है ना वो ऐसा उल्टा रखा हुआ है, ये ऐसा उल्टा रखा हुआ और ये दोनों ऐसे चिपके हुए। ठीक है, फिर बोला है कि फिर बोला है कि दोनों लेंस के बीच में खाली स्थान में ग्लिसरीन या कोई सा तरल भर दिया, इसका अपर्तनांक 1.7 है, तो आपको बताना संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। फिर से वही कहानी जैसे हमने पिछली क्लास में करी थी, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे सवाल। तो सर यहां पर बीच में कुछ भर दिया, फिर से कितने लेंस बनेंगे, 3 लेंस बनेंगे। तो क्या इन तीनों लेंस के लिए हम फोकल लेंथ निकाल चुके हैं? बिल्कुल सर, पहले ऊपर वाले 2 की तो निकाल ही चुके हैं हम, मतलब कोने वाले 2 की तो निकाल चुके हैं सर, बीच वाले की फोकल लेंथ निकालनी है हमें, तो हम इसका तुल्य बता देंगे। ठीक है, चलो तो करें शुरुआत, करें शुरू। हाँ लाला बता क्या आएगा आंसर? -50 आ रहा है सर, पूरी जनता का इकट्ठा -50 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है ये तो। फिर देखो कैसे करेंगे, जिनका नहीं आया इसकी फोकल लेंथ निकालनी है सबसे पहले। तो सर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, इसकी फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? इसकी फोकल लेंथ हम बोल देते ये हो जाएगी r/2μ-1, ये फॉर्मूला लगेगा फोकल लेंथ का। तो सर r भी नहीं पता, r इस लेंस से निकल जाएगा। इस लेंस में हमें पता है सर f बराबर होगा 2r की, f बराबर होगा 2r की, f बराबर होगा 2r के, है ना। लेकिन अच्छा हाँ कोई बात नहीं, इसमें तो वक्रता त्रिज्या दे दी तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं देता तो हम इससे निकाल लेते। अब वक्रता त्रिज्या दी भी है तो कोई लोड वाली बात ही नहीं है, तो f यहां पर आ जाएगा। वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसकी 20, इसकी 20, तो बीच वाला होगा, इसकी भी 20 ही होगी सर, बटे में 2 × 1.7 - 1, या हम इसे 10 कटक कटक करके 10/7 लिख सकते हैं, 10/0.7 या 100/7 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन नेगेटिव में आएगा सर, ये जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा? क्योंकि सर आई नो दैट, वी नो दैट, वी ऑल नो दैट, क्या कि सर ये जो लेंस है ना, ये लेंस जो ना ये थोड़ा अलग है। ये बीच वाला जो लेंस बनेगा सर, ये कौन सा लेंस बनेगा? ये अवतल लेंस बनेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये -100/7 हो जाएगा, बिकॉज इट्स अवतल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है यार, तुल्य निकालना है। अच्छा इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इसमें वक्रता त्रिज्या r बोली भी है, तो यहां पर ऊपर वाले की फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये +40 होगी। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, r दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है तुल्य। तो तुल्य क्या हो जाएगा सर जी? तुल्य हो जाएगा 1/f, तुल्य बराबर होगा 1/40, इसकी 1/40 या 40 फोकल लेंथ है, इसके लिए बीच वाले के लिए लिखेंगे 1/-100/7 प्लस 1/40। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। 1/40 आप चाहो तो 1/40 को 1/20 लिख सकते हो, या फिर करो मजदूरी, कोई दिक्कत नहीं है। -7/100 प्लस 40 और 100 का एलसीएम होगा 200। 40 और 100 का एलसीएम होगा 200। सर 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। तो 5 - 14 प्लस 5, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, 10 - 14 सर -4 बचेगा। -4/200, या मैं उसे -50 लिख सकता हूं। तो f तुल्य जो होगा 1/f तुल्य, फिर से कर देता हूं आगे एक स्टेप और, ये हो जाएगा माइनस, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो -4 आ जाएगा, -4/200, या f तुल्य जो आ जाएगा वो -50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। -50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ओके। हाँ भाई, अगला टॉपिक, अगली हेडिंग, लेंस का रजतीकरण।
लेंस का रजतीकरण। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। लेंस और दर्पण के संयोजन में हमें, देखो बेसिकली बात है कि लेंस और लेंस का संयोजन वो हमने कर ली क्वेश्चन, लेंस और दर्पण का संयोजन वो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब तीसरी बात होती है क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। देखो क्या हो सकता है, लेंस प्लस लेंस हो जाए, लेंस प्लस दर्पण हो जाए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करके देख लिया। अब हमारे पास लेंस प्लस दर्पण में उसका एडवांस वर्जन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस हो जाए, लेंस का रजतीकरण हो जाए। मतलब ये लेंस के पीछे ही हमने दर्पण बना दिया। हमने बोला अलग बनाने की काहे जरूरत है, हमने बोला कि वो जो दर्पण था उसके पीछे ही हमने पुताई कर दी, पुताई कर दी, मतलब उस लेंस की पीछे वाली सतह को हमने रजतीकृत कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लेंस का रजतीकरण या सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, अच्छा सिल्वरिंग ऑफ लेंस पढ़े उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर मान के चलो हमने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा था, शक्ति का, तो हमने पढ़ा था पावर ऑफ लेंस या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस टी लेंस बोलेंगे, जैसे हम लिखा था 1/, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर में। सर जी किस में होनी चाहिए, मीटर में होना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलो मैं लिख रहा हूं पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर या दर्पण की शक्ति, तो उसमें भी तो सर आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f मिरर, 1/f मिरर, और मिरर को भी किसमें लिखना होगा, ये m मिरर का, ये मीटर का, ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक माइनस साइन भी आएगा, इसमें एक माइनस साइन भी आएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले में ही माइनस साइन आता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? यहां तो हमें समझ में आया सर कि जितना लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगी। लेकिन सर यहां पर एक नेगेटिव साइन या यहां पे एक माइनस साइन क्यों आया, क्यों आया माइनस? क्योंकि देखो एक्चुअली बात यह है कि लेंस और दर्पण में ना बातें सेम सी, लेकिन एक चीज उल्टी है। क्या कि मेरे पास जो लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव पावर मतलब कि सर वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव थी तो पावर भी पॉजिटिव आई, और ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। तो हमने बोला सर जो कन्वर्ज कर देगा इस दुनिया में उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे कि अच्छा ये भला आदमी है, ये पॉजिटिव आदमी है। तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर भी पॉजिटिव होगी। लेकिन 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 यार ये 40 क्यों आया, कैसे बताऊं मैं तुझे? वहां पे मैं पूरा फॉर्मूला बताया, सारी चीजें 50 बार बता दी। F बराबर 2R होता है, तो वहां से 2 × 20 करके 40 आया है। लेकिन अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण में क्या होता है, अगर मेरे पास ये देखो तो ये कौन सा दर्पण है सर, यह मेरे पास कन्वर्जिंग दर्पण है, या ये प्रकाश पुंज को अभिसारित करेगा। क्या करेगा, अभिसारित करेगा। तो सर ये दर्पण में समांतर प्रकाश पुंज आएगी और ये यहां पर आकर मिल जाएगी। लेकिन सर मुझे पता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इस दर्पण की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इस दर्पण की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगर मैं देखता, अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से चलता तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाती। तो मैं अपनी ही बात में दोगली बात बोलता। क्यों? क्योंकि सर आप लेंस के लिए बोलते हो कि जब पावर पॉजिटिव होगी तो सर आप बोलते हो कि कन्वर्ज करेगा, और इसमें सर पावर नेगेटिव होगी तो कन्वर्ज करेगा। ये कैसी बात हुई? तो एक ही बात बनी रहे दोनों तरफ, एक ही बात बनी रहे दोनों तरफ। इसके लिए क्या करा, इसके लिए हमने बोला कि पावर पॉजिटिव मतलब कन्वर्ज कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, प्रकाश पुंज को एक जगह पे मिला कर दे रहा है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूले में ही नेगेटिव लगा लिया है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए। तो हम जो बोल रहे हो एक तरीके से सही रहे कि सर दर्पण हो या लेंस हो, अगर वो प्रकाश पुंज को अभिसारित कर रहा है एक जगह पे, मतलब कि उसकी पावर पॉजिटिव निकल कर आए, मतलब कि उसकी पावर क्या निकल कर आए, पॉजिटिव निकल कर आए। क्लियर है छोटी सी बात? अरे बोलो प्यारे, समझ आया? अगर हां तो अब हम यहां पर रजतीकरण, लेंस का रजतीकरण समझ सकते हैं। ठीक है,
लेंस के रजतीकरण पे वैसे नीट में आज तक कोई सवाल नहीं आया, लेकिन ये कंसेप्ट हम पढ़ाते आए हैं, तो आपको भी पढ़ाऊंगा ही मैं, और ये आसान होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं होती। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। देखो, तो लेंस का रजतीकरण या सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है कि हमारे पास एक लेंस था, उसके पीछे हमने रजतीकृत कर दिया। जैसे ये वाला लेंस हो सकता है, ये वाला लेंस हो सकता है, ये वाला लेंस हो सकता है। इसके अलावा अभी ये जो मैंने लिया, ये मैंने उत्तल लेंस लिया, अवतल लेंस भी हो सकते हैं, इनमें एक तरफ से रजतीकरण कर दी गया है। तो अब इसको हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं इसको, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक सा फंडा होता है। लाइट कैसे कैसे गति कर रही है और क्या क्या हो रहा है उसको समझना होता है। तो देखो, अगर मान के चलो यहां पर जो लाइट है, ये लाइट कहीं वस्तु होगी, कहीं पर भी हो सकती है, अनंत पर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वहां से लाइट आई, टकराई, और ये पहले लेंस में घुस गई। क्या हो गया, पहले लेंस में घुस गई। पहले लेंस से इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ। उसके बाद में जाके टकराएगी, दर्पण पे टकराएगी सर, फिर उसके बाद में सर बाहर, दर्पण पे टकराएगी, फिर लेंस में आ जाएगी, और लेंस में आने के बाद में सर बाहर निकल जाएगी। तो लाइट जो है वो लेंस में से कितनी बार गुजरी और दर्पण में से कितनी बार गुजरी। तो सर अगर मैं तुल्य निकालना चाहूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर लाइट जो है वो एक बार लेंस में से, फिर दर्पण में से, फिर लेंस में से गुजरी, तो उसकी तुल्य शक्ति आएगी। तो तुल्य शक्ति मुझे लिखते आती है पी नेट जो होता है सर जी, वो पी नेट जो होता है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ऐसा लिख सकता हूं मैं सभी के लिए। तो अब तीन चीजें, तो इनके लिए पी नेट जो होगा या परिमाणी शक्ति। सर आप 1/f तुल्य वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, वो भी लगाऊंगा मैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है, सबसे पहली चीज जो अप्रोच करना चाहिए वो शक्ति होना चाहिए, शक्ति से फोकल लेंथ बनती है। तो यहां पर पीनट जो होगा, परिमाणी फोकल लेंथ जो, परिमाणी शक्ति जो आएगी, है ना, वह हम लिख सकते हैं, वह होगी, ये है सर, पहले लगा लेंस, फिर लगा एक दर्पण, फिर लगा एक और लेंस, या 2 लेंस प्लस शक्ति मिरर की बराबर होगी परिमाणी शक्ति के। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इनके फॉर्मूले भी पता, अगर आप चाहो तो फोकल लेंथ के पदों में लिख सकते हो, 99% केसेस में फोकल लेंथ ही देगा वो। तो क्या होगा सर, यहां से लिख सकते हैं सर, हमें हो जाएगा 2 इंटू लेंस, लेंस की फोकल लेंथ होता है सर 1/, फोकल लेंथ एल, एफ एल, पावर की जगह एफ एल लिख दिया। लेकिन दर्पण में 1/fm लिखना पड़ेगा सर, दर्पण में 1/fm लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा fm, क्योंकि सर यह एक दर्पण है, दर्पण में 1/fm होता है। साथ ही साथ अगर हमारे पास यहां पर परिमाणी शक्ति देखी जाए, तो परिमाणी शक्ति देखी जाएगी, तो परिमाणी शक्ति क्या होगी सर, परिमाणी शक्ति मतलब कि परिमाणी शक्ति से मेरे को फोकल लेंथ लिखना है। तो फोकल लेंथ कैसे लिखूंगा, ये एक माध्यम है, ये एक लेंस से, फिर एक दर्पण है, फिर लेंस से, और फिर माध्यम में आ गई। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल ये किसके भांति व्यवहार कर रही है, एक लेंस के भांति या एक दर्पण के भांति, मतलब कि एक लेंस, दर्पण और एक लेंस मिलके टोटल क्या बना रहे हैं, किसके जैसा लग रहा है तुम्हें कि सर लाइट गई, डूइंग टकराई और बाहर आ गई। तो क्या है, एक दर्पण या लेंस, क्या है टोटल सर, टोटल जो होगा वो एक दर्पण होगा, टोटल जो होगा वो एक दर्पण होगा। इसीलिए यहां पर ये सबको तुल्य करके एक दर्पण लगाया गया। और दर्पण की फोकल लेंथ हमें पता है सर 1/, माइनस पावर की जगह लिखना है -1/f तुल्य, या एफ नेट भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि यह सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको लेंस, अब ये एकदम आसान सी बात है, आपको लेंस की फोकल लेंथ निकालते आती है, आपको दर्पण की निकालते आती है, और आपको वैल्यूज रखनी है, आंसर पाना है, आगे बढ़ना है, खुश हो जाना है। जैसे 1-2 मैं एग्जांपल्स भी करके बताता हूं आपको, 1-2 एग्जांपल्स भी मैं करके बताता हूं। अच्छा, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 1/f तुल्य, ये माइनस साइन को अंदर ले जाऊं मैं, 2f लेंस प्लस 1/f मिरर। क्या करा, इस पूरे को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, और इसी प्रकार से यह कहानी यहां पर भी होगी, है ना। एक मिनट, इसको हटा देता हूं ना, ये वैसे हमारे किसी काम का नहीं है, लगा हुआ था तो आ गया साथ में, ठीक है मामला।
तो ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, इस पे एग्जांपल, ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया इसका, है ना। टू लेंस कैसे हुआ? लेंस दो बार कैसे हुआ बेटा? क्योंकि देख यहां पर लाइट लेंस से कितनी बार गुजर रही, एक बार लाइट गई टकराई, उसके बाद में जाकर टकराई, टकराने के बाद में ये गई लेंस में घुसी, ओके सर, फिर दर्पण से टकराई, फिर लेंस में। तो लेंस में कितनी बार आई लाइट? जैसे नॉर्मली अगर हमारे पास एक लेंस होता था, है ना, अगर मैं बनाना चाहूं इसको तो ये कैसे बना सकता हूं? मैं इसको ऐसा बना सकता हूं कि सर पहले एक बार लाइट लेंस में से गुजरेगी, फिर एक दर्पण में से गुजरेगी, फिर एक और लेंस में से गुजरेगी, तो यह टोटल मिलके एक दर्पण के भांति व्यवहार कर रही है। तीन चीजें बनी यहां पर, इसलिए यहां पर तीन पद आए। चल, दर्पण क्यों लगा? सवाल वाला लगा के देगा ना तब हम लगाएंगे। दर्पण क्यों लगा? हमको कोई सपना थोड़ा ना रात को, है ना। लेंस का रजतीकरण एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अगर क्वेश्चन में पीछे दर्पण लगा देता है तो क्या करना होगा हमें। तो जैसे इसमें पहले कुछ बेसिक से एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं आपसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक समतल अवतल लेंस, है ना, मैं आपको देखो इसके फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं, फॉर्मूले वगैरह भी बता दूंगा, वो सबसे भी आप कर लेना, लेकिन मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा चुका हूं तो उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी बढ़ जाए। फॉर्मूले तो ही आप चाहो तो रट्टा मार लेना और उनसे चीजें निकालते रहना, लेकिन एक बार हमें पता होना चाहिए करते कैसे। तो हमारे पास एक समतल अवतल लेंस है, अच्छा, इसकी फोकस दूरी जो है वो -10 सेंटीमीटर है। यदि इसकी समतल सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है मेरे पास एक समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस है सर जी, ओके, ये एक समतल अवतल लेंस है मेरे पास, और इसकी समतल अवतल सतह पर, जो समतल सतह है उस पर पॉलिश कर दी गई है, समतल सतह जो है उस पर पॉलिश कर दी गई है, समतल सतह जो है उस पर पॉलिश कर दी गई है। तो अब आपको बताना है, यहां पर कि आपको बताना है कि यहां पर इसकी तुल्य फोकल लेंथ कितनी आएगी। तो देखो कैसे करेंगे आप, 14 अभी जो मैं फिर फॉर्मूला बताया वो सीधे सीधे लगा दो। 1/f तुल्य बराबर होगा सर, है ना, मैं जो भी फॉर्मूला बताया वो लगा रहा हूं, 2/f लेंस प्लस 1/f मिरर, 1/f मिरर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां से, क्या बनेगा यहां से, बताओ जल्दी से, क्या बनेगा यहां से? तो यहां पर सर जी मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 1/f तुल्य हमें निकालना है, ओके, ये हो जाएगा -2/f लेंस। लेंस की फोकस दूरी कितनी है? लेंस की फोकस दूरी सर -10 है, ओके, प्लस 1/f दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहां से हमने आसानी से सॉल्व कर दिया सर, ये तो अनंत हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो f तुल्य हो जाएगा 10/2 या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 10/2 या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे बोलो प्यारे, ठीक है कहानी, आया समझ में? आगे बढ़े, चल एक और सवाल करते ताकि हमें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए इन सब पे। मान के चलो मेरे पास एक अब बनाना पड़ेगा यार क्वेश्चन, ना इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, लेकिन लेट अस सॉल्व। मेरे पास ये एक ऐसा दर्पण है, लेंस है, उसमें पीछे से पॉलिश कर दिया गया, इसमें वक्रता त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर बोली है, 10 सेंटीमीटर, इधर से वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बोली गई है, और यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, आपको बताना इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, जेई लेवल का सवाल हो गया अब इतना तो। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? मतलब देखो अब इसमें सब कुछ करना होगा। अनंत क्यों रखा बेटा? क्योंकि ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण में, है ना, ये लिख लो, अगर नहीं पता हो तो आपको कहीं पर इंपॉर्टेंट सी स्टार करके मार्क लाइन लिख लो कि समतल दर्पण
समतल दर्पण में F अनंत होता है, उसकी पावर 0 होती है ना, वो लाइट जैसी आ रही है वैसी वैसी भेज देता है ना, उसमें कोई चक्कर नहीं होता। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मतलब इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इसमें पहले आपको तुल्य फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी इसकी, फिर इसके बाद में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर मान के प्रतिबिंब कहां बनेगा ये निकालना होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम इसमें इसकी तुल्य फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तुल्य फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी हम आगे हल कर पाएंगे। तुल्य फोकल लेंथ है ना, या एफ इक्विवेलेंट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकलेगी एफ इक्विवेलेंट? हाँ, अच्छा, ये कुछ नहीं बोला, इसका अपवर्तनांक 3/2 ही है ना, ये तो ना बोले भी आप लोग समझ जाओ लेंस से। अच्छा, पहले एक बार मेरे को बता दो ये कि लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3/2। क्या मैं एसपी स्टार से सीधे इसे 10 सेंटीमीटर लिख दूं? क्या मैं इसे 10 सेंटीमीटर लिख दूं? म्यू कहां दिया है? हाँ, म्यू की वैल्यू 3/2 है ना। साथ ही साथ क्या मैं यहां पर दर्पण में फोकल लेंथ लिख सकता हूं? क्या मैं दर्पण की फोकल लेंथ लिख सकता हूं? दर्पण की फोकल लेंथ कितनी आएगी? 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 तो सर दर्पण है ये जो है, इसके लिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है, तो हमें पता है इसकी R/2 होती है, तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस क्यों रख दिया सर जी आपने? अभी है माइनस क्यों रख दिया? क्योंकि मुझे पता है सर ये कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए। अवतल दर्पण है, इसमें -5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 1/f तुल्य जो होगा सर जी वो बराबर होगा -2/f लेंस प्लस 1/f मिरर। ठीक है मामला, क्या यह सभी को समझ में आया? अगर हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा -2/f लेंस कितना है 10 प्लस -5। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो मिरर में तो सर नेगेटिव आएगा, तो यहां पर सर कट क्या हो जाएगा? -1/5 या f की वैल्यू जो हो जाएगी वह 1/f तुल्य जो होगा वो माइनस का 2/5 लिख देंगे। एफ तुल्य जो होगा वह 5/2 सेंटीमीटर होगा नेगेटिव में। क्या ये बातें सभी को चमकती है? अब क्या ये कहानी सभी को चमकती है? अब है ना। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि आना भी चाहिए था, क्योंकि सर यहां पर से लाइट आएगी, टकराएगी, ये से कन्वर्ज करेगा, ये से और कन्वर्ज करेगा। ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और ये भी क्या करता है? ये फिर से कन्वर्ज करेगा। तो लाइट जो है अगर इनके कॉम्बिनेशन से निकलेगी, इसके कॉम्बिनेशन से निकलेगी, तो लाइट यहां से कन्वर्ज होगी, फिर ये और कन्वर्ज करेगा, फिर ये और कन्वर्ज कर देगा। मतलब फोकस तो इसी तरफ आएगा, फोकस तो इसी तरफ आएगा, है ना। यहाँ पे जो पीछे सवाल किया था हमने, उसका फोकस पॉजिटिव आया था, सही था, बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि सर ये डाइवर्ज करेगा, ये समतल दर्पण है, इसे कुछ नहीं करना, फिर ये डाइवर्ज करेगा, तो अल्टीमेटली फोकस जो होगा सर, वो फोकल लेंथ जो होगी वह कहां आ जाएगी सर? वो पॉजिटिव आएगी या इस तरफ आएगी। ठीक है, ये ओवरऑल तो एक दर्पण की बात ही व्यवहार कर रहा है। तो दर्पण में अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए, और लाइट कन्वर्ज हो रही है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आना चाहिए। दर्पण में, क्योंकि ओवरऑल क्या है? एक दर्पण है। क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें समझ में आया सभी को? क्या होगा इसके अंदर? जो पुराना वाला क्वेश्चन था, इसमें सर लाइट आएगी, अच्छा सर ये से डाइवर्ज करेगा, ये टकराएगी, टकराने के बाद में सर ये क्या है सर? ये तो इसे इस तरफ कहीं भेज देगा, और उसके बाद में ना ये यहां से और थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाएगी कहीं इस तरफ, तो इसका अल्टीमेटली ये फोकस इस तरफ बनेगा। ऐसा कुछ होना चाहिए। चलिए, हाँ, तो ये सब बातें हमें समझ में आ रही है अब तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, तेजी में। हाँ, तो अब इसमें हम कर सकते हैं सॉल्व।
हमारे पास फोकल लेंथ आ चुकी है, वस्तु की दूरी एक बार, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास वस्तु की दूरी है सर -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई है -5/2 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब क्या होगा सर, 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2? ये है लेंस का, ये है दर्पण का, मेरे पास वस्तु की दूरी है, फोकल लेंथ है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 या 2? कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 या 2? 1 या 2? 1 या 2? आ देखे जरा, कौन सा वाला, मिरर वाला या लेंस वाला? मिरर वाला, बिल्कुल सही बोला। क्यों सर, क्यों सर, वाई मिरर, वाई सर मिरर? अरे अभी क्या बोल रहा हूं इतनी देर से, ये ओवरऑल एक किसके भांति व्यवहार कर रहा है सर? पूर्ण रूप से इसका तुल्य जो है वो दर्पण है, इसका तुल्य जो है वो क्या है, एक दर्पण है रे, दर्पण है रे, दर्पण 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 है रे। तो बस सर कहानी खत्म होगी। 1/f बराबर होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे, दर्पण वाला लगाएंगे, 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u प्लस प्लस प्लस, हो जाएगा माइनस में 5/2, 2 बल्टी का ऊपर चले जाएगा, 1/v हमें निकालना है, ओके, प्लस माइनस 1/10, ये माइनस वाला इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस का 2/5 प्लस माइनस, समझे, माइनस इधर आके प्लस हो गया। एलसीएम वो भी इक्वल्स टू गिर रही है तो -4 प्लस ही हो गई है। सही है, सही है, क्यों? क्योंकि देख हमारे लिए क्या है ना, ये अगर ये सब कुछ समझ में आ गया तो ये सही है हमारा। क्यों सही है? क्योंकि हमारे पास ये ओवरऑल किसकी भांति व्यवहार कर रहा है सर? ओवरऑल ये एक अवतल दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है, जिसकी फोकस दूरी है 2.5 पर फोकस है, तो फिर 5 सेंटीमीटर पर सर इसका 2f आएगा। ओके सर, तो यहाँ पे वस्तु कहां रखी है सर? वस्तु कहां रखी है सर? सर वस्तु तो जो है वो 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था इसका? तो प्रतिबिंब जो बना है वो 10/3 मतलब 3.33 पे बना। बिल्कुल सर, वस्तु जो है वो एफ के मतलब सॉरी सी के बीच है, तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बना है, छोटा बनेगा। बिल्कुल सही सॉल्व किया है मैंने। ऑप्टिक्स का सवाल चीख चीख के बोलता है, क्या बोलता है? ए क्या बोलती तू? क्या बोलता है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऑप्टिक्स के पास जो घमंड है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। चलो ओके, टाइम अप, मतलब ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यार देखो, अब इसमें क्या है, ये कहानी क्या है बीच में, है ना। अब आपकी इच्छा, आप ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो। मेरे हिसाब से तो मत रखो, क्योंकि चक्कर यह है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे इतना सारा बायो घुसा हुआ है, फिर उसके बीच में याद रखने के बायो इतना सारा रटा हुआ है तुमने ना। तो तुम्हारे दिमाग में, ये तुम्हारा दिमाग था, तो इसमें बड़ी बड़ी गेंदे बायो की भर दी तुमने, इतना सारा सर, कॉकरोच, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब याद रखा हुआ है। फिर इसके बीच बीच में छोटी छोटी सर छोटा सर केमिस्ट्री भी याद रखना पड़ता है सर। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बीच में केमिस्ट्री भी घुसा हुआ है सर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिजिक्स के फॉर्मूले की जगह अब तो सर बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है। तो फिर उसमें आपने, है ना, वो जो भुरभुरी रेती सी होती है या एकदम पतली बारीक मिट्टी होती है, वो जगह जगह पे बीच बीच में कहीं कहीं फिजिक्स भर रखा है। तो वो जगह है, उसे वेस्ट ना करो, है ना। ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि कैसे कैसे करना होता है ना। मतलब ऐसा समझिए, अगर एक बड़ा सा कोई पास कंटेनर था,
उस कंटेनर में बड़ी बड़ी बॉल, तो बहुत सारी जगह तो बायो ने घेर ली। फिर उसके बीच में आपने बालू रेती डाल दी, है ना, तो आपको लगा इसमें तो अब जगह ही नहीं बची, फिर अब बालू रेती डाली, या छोटे छोटे कंकड़ डाले, गिट्टी वाले कंकड़, तो बोले आहा थोड़ी जगह बनी केमिस्ट्री के लिए। फिर असर अब तो जगह ही नहीं बची दिमाग में। फिर उसके बाद में सोलह फिजिक्स को बहुत टुकड़ों में कर दो, तो बालू रेती समझते ना, बहुत पतली सी बारीक सी रेत होती है ना, उसको उसके अंदर भर दिया, तो अब फिजिक्स सेट हो गया बीच में, है ना। या किसी किसी के पास तो वो भी जगह नहीं बची, बोला पानी भर दो, हाँ पानी जैसा सर फिजिक्स, तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएगा। तो वो सेट जो कर रखा है उसको डिस्टर्ब मत करो। ये वाले फॉर्मूले कैसे बने वो मैं आप चाहो तो बता देता हूं। ये एग्जैक्ट वैसी की वैसी बातें जैसी अब हमने करी थी, है ना। बाकी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला का डेरिवेशन वैसे ही जैसे हमने अभी अभी करे थे। क्या थे सर डेरिवेशन में? अभी हमने बताया था आपको क्या, कि अगर हमारे पास जैसे ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1/f, एफ तुल्य हमें निकालना, ये होगा सर -2 में एफ लेंस प्लस 1 में एफ मिरर, ठीक है, ओके सर। अब यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, यहां पर होगा -2 में लेंस, लेंस कौन सा सर, ये रहा लेंस, ये रहा लेंस, तो हो जाएगा r अपॉन में म्यू -1, और ये तो हो जाएगा सर 1/अनंत, ये होगा एक बटे में एफ तुल्य, ठीक है। तो यहां से हम इसको घुमा देंगे, ये पलटिका के ऊपर जाएगा, तो एफ तुल्य जो हो जाएगा ये पलटिका के ऊपर जाएगा, और उसके बाद में इसको घुमाना भी है, इसको घुमाना भी है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा r अपॉन में नेगेटिव साइन के साथ में 2 म्यू -1, ठीक है। तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। अच्छा यार, यहां पे ना एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, इसमें का नेगेटिव साइन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहां पर फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, उसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। तो शायद मेरे को लगता है इन्होंने यहां पे भी गड़बड़ कर दिया है, हाँ यहां पर भी गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये भी तो एक कॉनकेव दर्पण की भांति ही व्यवहार करेगा। तो आप चाहो तो इनके तुल्य के फॉर्मूले याद रख सकते हो, बाकी आपको निकालना कैसे वो मैंने बता दिया है ना। इसमें भी एक नेगेटिव साइन आएगा, सेम कंसेप्ट पे आपको सॉल्व करना होगा। कर पाओगे सर? बायो भी इजी नहीं है उतनी, मैं कहां बोल रहा हूं आरजू बेटा, मैंने तो बोला ही नहीं बायो इजी, मैं तो इसलिए तो बोल रहा हूं कि बहुत सारा बायोलॉजी घुसा हुआ है ना। इजी होता तो कम जगह लगती, याद रखने वाली जगह बता रहा हूं मैं। चलो हाँ, लिख तो लो कॉपी में, ये सारे है ना, लिख तो लो कॉपी में। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट जो होंगे वह ये उत्तल के से अवतल के भी हो जाएंगे, अवतल के भी, है ना। अवतल में क्या हो जाएगा, अवतल में यहां नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बस। हाँ, फॉर्मूला याद रख लो, आपकी जैसी इच्छा। ओके, लेट्स मूव आगे। मैंने तो आपको जो सबसे डिफिकल्ट सवाल बन सकता था इस पे वो करवा दिया। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक विस्थापन विधि, विस्थापन विधि, है ना। ये क्या होता है, ये एक्चुअल में नीट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो इस पे सवाल आ सकता है, और कैसा सवाल आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। ये वाली जो कहानी है, ये एक्चुअल में जो चालाकी है कि आपको बहुत बार, वैसे अब आप लोगों को तो ये सब नहीं करवाते, क्योंकि आप लोग तो थोड़े बड़े बच्चे हो गए, वैसे 9, 10 वाले या 10th के जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने पड़ते हैं, जिसमें वस्तु की दूरी दे देते, प्रतिबिंब की दूरी निकालना पड़ती है ना, फिर फोकल लेंथ दे देते, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने पड़ते। तो कितने क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, कितने क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनाने के लिए एक ट्रिक होता है, जो ये होता है विस्थापन विधि। हाँ, तो विस्थापन विधि क्या है ये चक्कर, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, है ना। अगर और ये समझने के बाद में कोई ये बात का भी एहसास होगा, और आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं ना, कि अगर मान के चलो एक मेरे पास लेंस है, एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर दी हुई, तो उससे कुछ सॉरी वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर दी है, तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अच्छा चलो एक बार करके बताओ सभी, जल्दी से करके बताओ कि मान के चलो मैंने बोला f बराबर है 20 सेंटीमीटर, यही लेंस था, f बराबर है 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू जो है -60, तो बताओ भाई v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा,
अच्छा, अब कमेंट बॉक्स में लड़ो मत यार, है ना, ऐसे फिजिक्स का कमेंट बॉक्स जो है उसमें शांति बनाए रखा करो। फिजिक्स के कमेंट बॉक्स में मैं अहिंसा प्रिय आदमी हूं, तो हिंसा ना करे कमेंट बॉक्स में। हाँ भाई, ये आएगा +15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अरे यार, ये कैसे बताते हो तुम लोग आंसर? 30 आएगा या 15 आएगा? देख लो, कंफर्म करो क्या आएगा। 15 आएगा, 30 आएगा? अब आधी जनता 15 बोल रही है, आधी जनता 30 बोल रही है, क्या आएगा? 30 आएगा, 15 आएगा, पक्का 15 आएगा। लेंस बोला था मैंने, लेंस, दर्पण नहीं बोला था, लेंस बोला था। तीस आएगा। अरे भाई साहब, 1/f बराबर होगा 1/v निकालना है ना। और मैं बोल रहा हूं लेंस है तो बीच में माइनस आएगा, तो ये -60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे जाकर माइनस हो गया, तो 1/20 माइनस 1/60 करोगे तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3, 3 कौन बता रहा था 15? हाँ भाई, कौन बता रहा था 15? लेंस है ये, लेंस। लेंस है ये, लेंस। अभी भी लगे हुए हो 15 और 30 में। सोच लो, कोई बात नहीं, सोच लो आराम से। आज का पूरा दिन है तुम्हारे पास, 5 बज रहे हैं। 30 आएगा, देख लो और सोच लो। 15 आएगा पक्का, चाहे जो हो जाए। हम पढ़ रहे हैं नीट की परीक्षा के लिए, और हम किसके लिए, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कक्षा 10वीं के सवाल के लिए। एफ क्या लिया है? एफ जो है वो 20 लिया हुआ है, +20 सेंटीमीटर। है ना। अब जो लोग 15 बोले थे, एक बार जरा सा जो भगवान ने दिमाग दिया है और उसके अंदर जो मैं फिजिक्स घुसाने की कोशिश कर रहा हूं, उसे घुसा लो थोड़ा, है ना। 15 कैसे हो जाएगा यार? वस्तु की दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु 60 पे रखी हुई है। 1 लाख करोड़ बार बातें बता चुका हूं, है ना। एक और बार बताऊंगा तो स्टूडियो की दीवारें गिर ना जाए कभी, मेरे को तो यह डर लगता है ना। बेसमेंट में स्टूडियो, इसके ऊपर 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, ये दीवारें गिर गई तो सब कुछ नीचे धाराशायी हो जाएगा। ये कितनी बार बता दिया यार तुम्हें, ये 20 सेंटीमीटर पे फोकस होता है और ये 60 सेंटीमीटर पे वस्तु है, तो सर ये 40 के पार है, तो प्रतिबिंब जो होगा 20 और 40 के बीच में बनना चाहिए, तो 30 सही होगा। 15 कैसे आ जाएगा? प्रतिबिंब जो होगा वो क्या, फोकस और प्रकाश के बिंदु के बीच में प्रतिबिंब बनते देखा है क्या तुमने? भगवान कसम 15 आएगा, भगवान को तो छोड़ दे। देखो भाई, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या पढ़ाऊं, है ना। अब इसमें जो काम की बात थी वो तो हो नहीं पाई तुम्हारे से। अब एक और चीज सॉल्व करवानी है मुझे तुमसे, करवाऊं? चलो, अब अगर मान के चलो इसी लेंस में मैंने वस्तु की दूरी जो है वह वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी होती, तो प्रतिबिंब कहां बनता? इसी लेंस में वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी होती तो प्रतिबिंब कहां बनता? हाँ, पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो, हाँ भाई, क्या आएगा अब प्रतिबिंब?
जिसको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है ना, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, भगवान कसम सर मेरे से नहीं हो पाएगा, वो सॉल्व करके भले ही आंसर अपने पास रख लो, कमेंट बॉक्स में मत लाना, है ना। वरना कमेंट बॉक्स हो सकता है कि किसी दिन ऐसा फीचर हमने डेवलप नहीं किया, लेकिन हो सकता है कमेंट बॉक्स अपने आप, एआई का जमाना है, डाउटनेट में बहुत सारा एआई है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सीख रहा है अपने आप कि तुम लोग क्या कमेंट करते हो, किस बात, क्या बोलने पे क्या कमेंट आता है और सर क्या बोलते हैं, वो सब कुछ सीख रहा है। तो हो सकता है कल को कि उधर से खुद से ही जवाब आ जाए, बस कर भाई मुझे तो छोड़ दे। देखो भाई यहां पे v की वैल्यू कितनी है कि हाँ, यहां पर v की वैल्यू सर 60 सेंटीमीटर आ गई। ओए होए होए होए, कुछ मजा आया सर। ये मजा आया कि मेरे पास एक लेंस था, वो उसकी वो जो लेंस है, वो लेंस जो है उसमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी तो प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे बना। अब अगर मैं यहां पर वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर कर दूं तो प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर होगी, प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब पलट गया सर ये तो। और ऐसा एक नहीं होगा, ऐसा हर जगह होगा, हर एक वैल्यू पे होगा। अगर तुमने यहाँ पे 60 की जगह 50, है ना, 60 तो इसलिए देखा तो कोई अच्छा आंसर आता है, 90 ली होती तो उसके हिसाब से आंसर आता है। यहाँ पे 90 लेकर देखो सर, 90 के हिसाब से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फिर यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको फिर वस्तु दूरी रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी फिर से वही की वही निकल कर आएगी, है ना। ये हमेशा होगा ही होगा। और इसी चीज का इस्तेमाल करके विस्थापन विधि या डिस्प्लेसमेंट मेथड बनाया गया, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड या विस्थापन विधि जो इस पर आधारित है, ये क्या करती है, हाँ, 90 रखने पर 45 आएगा और 45 रखने पर 90 आएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला है ही ऐसा। उसमें आप कोई भी एक वैल्यू रखकर दूसरी वैल्यू लेकर आओगे तो दूसरी वैल्यू लेकर आओगे तो उसमें जब पहली वैल्यू रख दोगे तो दूसरा आंसर बन जाएगा, है ना। आपके पास दो चीजें, तो अगर मान के चलो मेरे को बहुत देर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो अगर हमने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो अभी 9-10 वालों के ऐसे ही मजे लेते रहते हैं, है ना। अब उनको लगता है अरे सही भाई साहब कितनी दिमाग वाली बात है ना। एक बार मतलब मैं जब स्टार्टिंग मैंने पढ़ाना शुरू किया था आकाश में, तो तब मैं एक बार 10th क्लास में गया था, उनको एक एग्जाम होती एनटीएससी के लिए, है ना, तो उसमें कुछ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, हाँ, तो वो बहुत जोश में थे सबके सब 10th वाले छोटे छोटे से, हाँ हम तो एनटीएससी के लिए पढ़ेंगे सर, यहाँ करेंगे। तो मैं उनको बढ़िया, उनको मजा आ रहा है, मैंने कहा चलो क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। लेकिन यार उनने सबने ना सही बताया था, बस दुख इस बात का है ना, कि यही क्वेश्चन उनको भी करवाया था आज से 5 नहीं कितने ही साल हो गए, 2016 15-16 की बात है ना, तो 7 साल हो गए। तो 7 साल पहले उनमें उनको भी यही क्वेश्चन करा था, लेकिन उनमें से 99% बच्चों ने सही बताया था, ठीक है। तो उनको मैं नहीं करवाया, फिर मैं देखो वैल्यू इंटरेस्ट, फिर मैंने थोड़े दिन और 2-3 क्वेश्चन करवाया। फिर अगली बार उनने जो मैंने को आंसर बताया था वही मैंने उनको क्वेश्चन दे दिया। उनको अरे सर तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा लेते हैं, सर को तो वैल्यूज ही याद है। याद कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ये वस्तु की दूरी जो तुम मुझे आंसर बताओगे ना, थोड़ी देर बाद मैं वही क्वेश्चन बना दूंगा, उसी में वस्तु की दूरी बोल दूंगा, तो फिर तुम आंसर निकाल कर तुम फिर वो प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी। चलो भाई, तो अब यहां पर ये जो चक्कर है, ये चक्कर ही क्या होता है, यही एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट मेथड या विस्थापन विधि होता है। तो विस्थापन विधि क्या होता है, विस्थापन विधि में एक्चुअल विस्थापन विधि की मदद से हम क्या करते हैं, हम एक अज्ञात लेंस की फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, हाँ। तो फोकल लेंथ कैसे पता होगी सर, तो देखो क्या करते हैं, यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो इन दोनों का योग देखो कितना है 90, इन दोनों का योग देखो कितना है 90। मतलब कि अगर मैं यहां पर वस्तु की दूरी चेंज करूंगा तो प्रतिबिंब की दूरी चेंज होगी, लेकिन उन दोनों का योग हमेशा सेम रहेगा। मतलब कि क्या होगा, यहां पर जो 60 सेंटीमीटर था उससे आंसर 30 आया, अच्छा। तो यहां पर अगर मैंने 30 रखा तो आंसर 60 आया। यहां पर अगर मैं यहां पर वैल्यू को अगर थोड़ी सी चेंज करूंगा या मैंने वस्तु की दूरी चेंज कर, तो प्रतिबिंब की दूरी चेंज होगी, लेकिन फिर से जो योग होगा वो समान ही आएगा। ये हटा रहा हूं अब, है ना, ये समझने के लिए था हमारा। तो अब इन सब से हम क्या समझे, इन सब से हम ये समझे कि सर अगर मेरे पास यहां पर वस्तु, है ना, ये
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, डायग्राम पहले समझ लो क्या है। वस्तु और प्रतिबिंब को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब वस्तु यहां रख दी है, इसको फिक्स कर दिया, प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेपर का टुकड़ा लगा देते, तो उसमें प्रतिबिंब हमें नजर आता है। या आप अगर केमिस्ट्री फिजिक्स के लैब में कभी गए हो स्कूल में, तो वहां पर फिजिक्स के लैब में यूजुअली बड़ी बड़ी टेबल रखी हुई होती है, बड़ी बड़ी टेबल रखी हुई होती है ना, और बड़ी बड़ी टेबलों पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर टाइप सा होता है जिसमें ऐसा गोल होता है और उसके ऊपर ऐसे 3 पाइप लगे हुए होते हैं, 3 पाइप लगे हुए होते हैं। वो जो सेटअप होता है वो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही बनाया जाता है, ताकि उन पाइप के अंदर है ना बोल्ट के जरिए तुम एक लेंस को फिक्स कर पाओ, इसी प्रकार से एक दर्पण को, ये लेंस हो तो लेंस, दर्पण हो तो दर्पण फिक्स कर पाओ, और साथ ही साथ वहां पर एक पेपर फिक्स कर पाओ ताकि आप उसमें प्रतिबिंब बना पाओ, या वस्तु को भी फिक्स कर पाओ वहां पर। तो अब यहां पर ये वस्तु होगी, यहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा। ओके सर, तो अब क्या होगा, यहां पर कहीं एक दूरी पर हमने लेंस को सेट करके देखा, हमने बोला कि अच्छा सर, लेंस को अगर हमने U1 दूरी पर रखा तो प्रतिबिंब जो होगा वह V1 पर बनेगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं खुद यह डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको। ये यहां पर ये वस्तु होगी और यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बना होगा सर? बीच में लेंस रहा होगा, तो ये दूरी को हमने D बोल दिया, इस दूरी को हमने D बोल दिया, इस दूरी को हमने D बोल दिया। तो यहां पर कहीं पर लेंस रखा सबसे पहली स्थिति में, हमने यहां पर कहीं पर लेंस रखा हमने पहली स्थिति में, और हमने बोला यार ये दूरी को U1 बोल दो, तो ये वाली दूरी जो आएगी वो V1 आ जाएगी, V1 प्रतिबिंब बना V1 दूरी पर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने इस लेंस को थोड़ा सा खसकाया है ना, और ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुका है, या आप 2-3 बार एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको जो थ्योरी वाली बात पता चल जाए कि मेरे को कुछ इतना खसकाना है कि जो V1 हो जाए वो मेरा U1 बन जाए, U2 बन जाए। तो मैंने इसको थोड़ा सा खसकाया, अब यहां पर रखा, थोड़ा सा आगे ले गया मैं इस लेंस को, और अब ये मेरे लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी U2, और मेरा प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर, ये V2 दूरी बन गई। तो मैंने बोला मैंने इसे x खसकाया, ठीक है। अब मुझे यहां पर जो मेजरमेंट है, जो मुझे पता होता है वो यही है कि सर ये वाली दूरी यहां से यहां तक की D है और मैंने कितना लेंस खसकाया, बस इतना पता करना होता है मुझे। तो ये पता कर मैं इसकी फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। मुझे U1 U2 V1 V2 से मतलब नहीं है कुछ भी, तो मैं इस फॉर्मूले की मदद से इसकी फोकल लेंथ ज्ञात कर सकता हूं, D²-x² 4D, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं, है ना। और ये हमें कैसे पता कि ऐसी 2 कंडीशन पॉसिबल है ना, हमें कैसे पता चला कि ऐसी 2 कंडीशन पॉसिबल है, ऐसी 4, 8, 10 कंडीशन पॉसिबल क्यों नहीं है सर, है ना। ऐसी 2 ही कंडीशन क्यों पॉसिबल है हर एक सेटअप के लिए? मतलब कि यहां पर अगर दूरी तूने मांगा कि 60 सेंटीमीटर, जैसे अभी मैंने बोला 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर के लिए 2 ही ऐसी स्थिति होगी। मतलब जैसे अभी अपने 90 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट करा कि सर जब यहां से यहां तक की दूरी 90 थी, तो एक बार हमने 60 रखा तो आंसर 30 आया, 30 रखने में 60 आंसर आएगा। तो ये टोटल 90 दूरी हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर मान के चलो आप 100 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर रखोगे, तो उसके लिए कुछ U रखोगे तो V आएगा, फिर V की जगह U आएगा। तो हर नियत दूरी के लिए 2 ही ऐसे मान पॉसिबल होंगे U के, जिसके लिए कुछ 2 V आएंगे, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मेरी बातों को, मेरे शब्दों को गहराइयों में समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पे दूरी D है, तो इस दूरी D के लिए कुछ U1 आएगा, तो उसका कुछ U2 आएगा या V1 आएगा, फिर V1 जो होगा वो U2 के बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के बराबर हो जाएगी। तो ऐसी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, ऐसी 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है। आप कोई भी दूरी रख लो यहां पर इन दोनों के मध्य। तो ये मुझे कैसे पता चला? अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जिसको सॉल्व करा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 सॉल्यूशन मतलब 2 ही दूरियां ऐसी पॉसिबल होगी। कैसे बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो मान के चलो मेरे को नहीं पता ये U1 U2 क्या, मैंने बोला U दूरी मान लो। तो अभी के लिए अगर मैंने वस्तु की दूरी U बोली, तो प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी वो D- U हो जाएगी, और F होता है, तो 1/F बराबर होगा 1/V - 1/U। 1/F तो F ही है, वस्तु ये फोकल लेंथ है, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे V प्रतिबिंब बना तो D- U पे बना, और वस्तु की दूरी जो है सर वो -U ली है हमने, वस्तु की दूरी जो होगी वो -U हो जाएगी, ये उस तरफ है ना, तो -U हो जाएगा। फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके 2 हल होंगे, इसलिए हमने एक को U1 बोला, एक को U2 बोला। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके पता चलता है कि F और D में क्या संबंध होना चाहिए, और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके ये भी पता चला क्या कि U1 जो होगा वह V2 के बराबर होगा, और U2 जो होगा वह V1 के बराबर होगा। ठीक है, ये सब कुछ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, U मल्टीप्लाई होगा, U का स्क्वायर बन जाएगा।
और वहीं से ही सारी बातें हमें पता चलती है। क्लियर है? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसके जरिए हम प्रतिबिंब या हम एक लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात लेंस की फोकल लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? छोटी सी बात। अब इसमें एक दो और कुछ जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे नीड के हिसाब से कुछ कंक्लूजन है जो हमें पता होना चाहिए। ये पहली इंपॉर्टेंट सी बात थी जो हमें पता होना चाहिए कंक्लूजन के रूप में। अगली इंपॉर्टेंट सी बात जो होगी, अगली इंपॉर्टेंट सी बात होगी क्या? अगली इंपॉर्टेंट सी बात हो जाएगी एम, आवर्धन। तो पहली वाली कंडीशन में अगर हम आवर्धन लिखेंगे तो आवर्धन क्या होगा? देखो, मान के चलो यहां पर मैंने बोला ये वस्तु की ऊंचाई है O, अब दो बार प्रतिबिंब यही बनेंगे, एक बार प्रतिबिंब I1 बना है, एक बार प्रतिबिंब I2 बना। I1 I2 जो है प्रतिबिंब की ऊंचाइयां होगी। अब आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है सर HI बटे में HO, या हो जाएगा I1 बटे में O बराबर होगा। अच्छा, आवर्धन क्या V और U के बदले में भी लिख सकते हैं लेंस में? हाँ सर, V बाई U, तो V1 बाई U1। इसी प्रकार से M2 लिखेंगे तो हो जाएगा सर I2 बटे में O, O क्या है? वस्तु की ऊंचाई, ये होगा V2 बाई U2, V बाई U। हमें पता है सर V1 V2 U1 V2 के बराबर है। अच्छा, तो अगर मैं यहां से इनको मल्टीप्लाई कर दूं, मैं यहां से इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब M1 इंटू M2 कर दूं, अगर मैं M1 इंटू M2 कर दूं तो मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा? ये सर I1 बाय O इंटू I2 बाय O बराबर होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा V1 बाय U1 इंटू V2 बाय U2। और मजेदार बात यह है कि U1 जो है वो V2 के बराबर है, तो U1 V2 के बराबर है और V1 जो है वो U2 के बराबर है। U1 V2 के बराबर है, V1 U2 के बराबर है, तो कट जाएंगे आपस में। तो अल्टीमेटली ये बचेगा M1 इंटू M2 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, या मैं चाहूं तो लिख सकता हूं I1 बाय O इंटू I2 बाय O बराबर होगा 1 के बराबर, या मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं अंडर रूट I1 I2 बराबर होगा O के। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? O का स्क्वायर हो जाएगा, O का स्क्वायर बराबर होगा I1 I2 के। तो ये जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट सी बातें लिखी हुई है, कंक्लूडिंग पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड? डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड। ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। हाँ भाई, क्या जितना मैंने बताया ये सभी को क्लियर है? ठीक है कहानी? चलो भाई, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी। अब हमें प्रिज्म पढ़ना है, तो प्रिज्म हम कल की क्लास से ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में से हमने कुछ खासी बहुत खतरनाक बातें करी नहीं है। आज की क्लास में बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें जो हमारे बच गए थे, और उसके हमने ये डिस्प्लेसमेंट मेथड और रजतीकरण हमने समझा। हाँ, और तुम्हें पता है वो जो बैच था जिसमें मैं 2017 जो 16-17 की बात कर रहा हूं, वो बच्चे 10th में थे, फिर वो बच्चे 11th-12th में गए, और उसमें से मतलब वो ज्यादा बड़ा बैच नहीं था, 30 ही बच्चे सिलेक्ट करते हैं पूरे 9th और 10th मिला के। उसमें से कम है ना, मुझे अच्छे से याद है, उसमें से 3 बच्चे जो है, एक IIT कानपुर में, एक ISM धनबाद में है, और एक और पता नहीं कौन सा IIT में था। और नीट वाले बच्चे मुझे याद है क्योंकि उनको 11th-12th भी मैंने ही पढ़ा था। तो उसमें से कम मतलब जो मैक्सिमम बच्चे नीट में ही आए थे, और वो जो 20-22 बच्चे नीट में आए थे उसमें से कम 10 बच्चे जो एम्स में है अभी। मतलब वो तो क्या उनका फाइनल ईयर ही आने लग गया, फाइनल ईयर है, फोर्थ ईयर में एक आध दो ने ड्रॉप लिया था और एक आध दो 12th के साथ ही सिलेक्ट हो गए थे। तो जैसे एक एम्स जोधपुर में है, एक SMS जयपुर, मतलब ज्यादातर राजस्थान के ही है, राजस्थान में ही है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ भाई, है ना। ऐसे कैलकुलेशन गलतियां हमें नहीं करनी है, और ऐसी गलतियां हमसे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको इतनी सारी बातें इतनी डिटेल में बताई जाती है, हर एक चीज आपको बताई जाती है यार कि क्यों गलत नहीं होना चाहिए, या ये आंसर क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ना, तो जल्दबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान होगा।
आंसर निकालोगे, फिर अगर गलत आ गया, आपने बता दिया, फिर आपका आंसर रॉन्ग हुआ, तो अभी तो चलो ठीक है यार, क्लास में तुमने थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया या तुमने खुद को समझा लिया। लेकिन अगर आप जब खुद से पढ़ने बैठोगे, अकेले रहोगे, तब ये बात आपको अंदर ही अंदर खाएगी कि यार मैं तो गड़बड़ कर देता हूं कैलकुलेशन में, या डर लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा, है ना। और याद रखना, एक बार अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है ना, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। तो कॉन्फिडेंस अगर आपका एक बार आ गया क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो क्वेश्चन की कंटिन्यूटी ना तोड़ो, क्वेश्चंस गलत ना करो, क्योंकि एक बार अगर कॉन्फिडेंस निकल गया तो फिर उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वो सीधे ब्रेकअप होता है उससे। फिर उसके बाद में आप हमेशा सोचते रह जाओगे अरे यार, है ना, मैं और मेहनत करूंगा या मैं और मेहनत करूंगी और अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर जितनी मेहनत करी थी पहली बार कॉन्फिडेंस पाने में, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है दूसरी बार कॉन्फिडेंस पाने में, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर किसी से रिश्ते एक बार टूट जाए तो उन्हें वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, खटास हमेशा रही जाती है। या ये बात भी बोली जाती है बहुत बार कि रिश्ते जो होते हैं वो एक धागे की डोर की तरह होते हैं, अगर एक बार टूट जाती है और अगर आप उसे जोड़ोगे भी तो फिर भी गठान तो बीच में रह ही जाती है ना, गांठ तो बीच में होती ही होती है। तो वैसे कॉन्फिडेंस के साथ भी है, अगर एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया सवाल करते करते, पढ़ते पढ़ते, और स्पेशली फिजिक्स में कि नहीं यार अब तो बन जाती है चीजें, फॉर्मूले में वैल्यू रखना होती है ना, बातें सही सही हो जाती है मेरे साथ, तो उसमें तुम जो क्वेश्चन शायद तुमसे नहीं बनना चाहिए था वो भी तुम बना ले जाओगे। और अगर एक बार कॉन्फिडेंस गया, रूठ गई तुमसे अगर, तो फिर मामला बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर उसके बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और बीच बीच में फिर डाउट होगा खुद पर ही कि मजा नहीं आ रहा, मेरे को आंसर आएगा नहीं आएगा। सवाल लगाने में बहुत समय लगने लगेगा, सवाल करते करते कहीं कहीं और मन भटकने लगेगा। जो सवाल तुम्हें 2-3 मिनट में करना था उसमें 5-5, 10-10 मिनट दे दोगे तुम। उसके बाद में भी अगर सवाल का आंसर नहीं आएगा तो फिर और कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता, स्पेशल फिजिक्स में आ जाता, तो उसे खो मत यार, है ना, उसके पीछे लगे रहो। उसको देखो ऐसा होता है ना यार कि अगर आप एक पोस्ट हासिल कर ले तो इस दुनिया में, तो उसे हासिल करना जितना मुश्किल होता है उस स्तर को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है ना। तो ये वही कहानी है कि अगर आपने थोड़ी भी चोट करी, है ना, ऐसा बोलते ना कि अरे भाई ये इतने बड़े नेता बन गए, ये इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तो इतनी बड़ी पोस्ट पर, लेकिन अगर वहां पर कोई एक छोटी सी भी चोट कर देता है तो फिर पूरी दुनिया, पूरे मीडिया मिलकर, सब मिलकर गालियां देते, है ना। इंडिया की क्रिकेट टीम बेस्ट क्रिकेट टीम, अरे वाह भाई वाह, फाइनल हार गए, सब मिलकर चिल्ला रहे, अबे इनको कुछ नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया तो पहले फाइनल में भी नहीं पहुंच पा रही थी, लो फाइनल जीत के चले गई, है ना, क्या कर लिया इनने वहां पर फाइनल में जाके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार अगर आप चीजें शुरू कर देते तो उन्हें खत्म करो और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बना रखो और करते रहो। बीच में कंटिन्यूटी छुटी, 3 दिन न्यूमेरिकल मत लगाओ, चौथे दिन मामला अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्लास हम इतनी रखते हैं। हम आने वाले समय में, मतलब कल की क्लास में लेकिन कल की क्लास 90% चांस है कि रेगुलर टाइम पर ही हो, और मंडे से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके तो 99% चांसेस है कि आपकी क्लासेस 2 बजे से हो जाएंगी। आपकी अभी 3 बजे से बायो होती है, तो 2 बजे से बायो हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।